गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स की क्लास में अपने जो टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको आज आगे चलाते हैं। तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा, उसका nth टर्म और अपने सम पढ़ लिया था, इनफाइनाइट टर्म्स का सम पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य तो ज्योमेट्रिक मीन यानी क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लो तीन पद है आपके पास ए, बी और सी, तो ये जो मिड वाला पद होता है इसको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे, गुणोत्तर माध्य कहेंगे। इसको जीएम के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आपको सभी को पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है, और वहां से जो निकलेगा कि बी और ए का रेशियो और इधर सी और बी का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। तो यहाँ से तो बी की वैल्यू आ गई, वो आ गई रूट ए सी। तो ये जो बीच का पद है, तीन पद और उसमें जो मिड का पद है, उसी को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होगा बी बराबर रूट ए सी। या शॉर्ट में ये कहूँ कि जैसे ए और बी के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन जी निकालना है, मान लो, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए पी। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, एक एग्जांपल है, जैसे 2 और 8 के बीच में, 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य अपने को निकालना है। तो 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले वही बात आ गई कि गुणोत्तर माध्य निकालना है दो पदों का, तो रूट ए बी, ए और बी के बीच में आपको जी निकालना है। तो एक का काम तो कौन करेगा, आपके पास 2 करेगा और बी का काम 8 करेगा। तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, रूट 16, यानी जी बराबर कितना आ गया आपके पास, 4 प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल और बताऊं मैं, जैसे एक है x, एक है x प्लस 1 और एक है x प्लस 3, और आपको कहे कि ये तीनों पद जीपी के अंदर है, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है, और इसमें x का मान ये पूछे आपको, तो x का मान याद करें तो जब भी तीन पद जीपी में होते हैं तो वही रिलेशन बना सकते हो आप, b बराबर रूट ए सी। जैसे ये ए का काम कर लेगा, ये b का काम और ये c का काम। तो यहां से जो b बराबर होगा कि b बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी रख सकता हूं मैं। तो यहां से b की जगह तो क्या रख दूंगा मैं बेटा, b की जगह तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a इंटू सी, a की जगह x रख दो और c की जगह x प्लस 3 रख दो। अब इसको सोल्व करें। अब इसमें दो तरीके होंगे कि एक तो ऑप्शन में x का मान जरूर होगा आपके पास, तो आप ऑप्शन से उठा के x का मान रख दो, LHS बराबर RHS आ जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका, इसका होल स्क्वायर हटा दो, तो ये x स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ही। और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x स्क्वायर प्लस 3x हो गया। देखो x स्क्वायर तो कट गया दोनों तरफ, तो यहाँ से x के पद एक तरफ ले लो, तो ये 2x इधर आएगा, तो 3x माइनस 2x हो गया बेटा, और बराबर में 1 बच गया, तो x बराबर 1 आ गया। तो इस प्रकार x की वैल्यू अपने को 1 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, गुणोत्तर माध्य, ये तो था कि दो पदों के बीच में एक गुणोत्तर माध्य निकालना। अब जो आने वाला है वो है दो के बीच में n गुणोत्तर माध्य निकालना। जैसे a और b है और इसके बीच में आपको, जैसे मैं जीव से रिप्रेजेंट कर देता हूँ गुणोत्तर माध्य को, जैसे g1, g2, g3, इस प्रकार से gn, n गुणोत्तर माध्य निकालने हैं मेरे को, कि ए व बी के बीच में, यानी दो पदों के बीच में 5 या 10 या 15 कितने भी गुणोत्तर माध्य आपको निकल वाले। जैसे समांतर माध्य में भी इसी टाइप के आए थे, तो वहां तो d बराबर b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 से अपन ने डिफरेंस निकाल लिया था, और फिर d आ गया तो आगे के पद अपन ने प्राप्त कर लिए थे। वैसे ही यहाँ अपन रेशियो निकालेंगे, गुणोत्तर श्रेणी में क्या निकालेंगे, रेशियो यानी सार अनुपात। तो यहाँ पर सार अनुपात का जो फॉर्मूला याद रखना है वो रखना है b अपॉन ए की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। b आपके पास a और b दो पद देगा, तो a और b रखना है, n होगा वो कितने गुणोत्तर माध्य निकालने हैं। यदि 5 गुणोत्तर माध्य निकालने हैं तो n 5 हो जाएगा, 10 गुणोत्तर माध्य निकालने हैं n 10 हो जाएगा, 2 गुणोत्तर माध्य निकालने हैं n 2 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहां से r आ जाएगा, और भाई a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और n कितने गुणोत्तर माध्य निकलवा रहा है वो दिया हुआ होगा, तीनों रखते ही r आ जाएगा। और r आने के बाद आपको पता है कि जैसे पहला पद a है तो इससे अगला ये दूसरा पद हो गया, तो जो g1 हो जाएगा
वो ए को आर से गुणा करते ही सेकंड पद ए आर हो जाता है, सभी को याद होगा, ए आर स्क्वायर ऐसे चलता है अपने पास। तो जैसे ही मैं ए को आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर होगा वो G1 आ जाएगा। फिर G2 निकालना है तो फिर ए आर को फिर आर से गुणा कर देंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। या ये कह दूं कि G1 को आर से गुणा कर देना, जो G1 आया उसको फिर आर से गुणा कर दूंगा तो फिर ये आ जाएगा। फिर G3 निकालना हो तो फिर G2 को आर से गुणा कर देना। ऐसे अपने जितने चाहिए वो उतने पद अपन निकाल सकते हैं। जैसे मैं बेटा एग्जाम्पल की बात करूं इसी का, तो एक एग्जाम्पल है कि 4 और 1/4 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य बताने हैं, 3 GM बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? 4 और 1/4 के बीच में 3। यदि एक पूछता तब तो अपन डायरेक्ट रूट AB वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन एक से ज्यादा पूछ रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि पहले रेशियो निकालना है। तो पहले आपको पता है कि ये A का काम करेगा आपका और ये B का काम करेगा, A व B के बीच में, और 3 गुणोत्तर माध्य निकालने हैं तो n बराबर 3 हो जाएगा। तो जो R का फॉर्मूला है वो होता है B/A की होल पावर 1/n+1। इसमें रख दो बेटा, तो R की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं? B की जगह तो 1/4 रख दूंगा, A की जगह 4 रख दूंगा, की पावर 1/n की जगह 3 रखूंगा तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। और इसको मैं 4/1 करूंगा और मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो R बराबर ये क्या आ जाएगा बेटा? 1/16 आ जाएगा। और 1/16 को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 1/2 की पावर 4 लिखता हूँ बेटा, और होल पावर 1/4 है। पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होकर ये कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया? 1/2। तो ये आपका रेशियो आ गया। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में 3 निकालना है, G1 G2 G3। तो G1 बराबर तो क्या हो जाएगा कि A को मैं R से गुणा कर दूंगा, तो A तो है मेरे पास 4 और R है 1/2, 2 से ये कट गया तो कितना आ गया? 2 आ गया। फिर G2 ज्ञात करना है, तो G2 ज्ञात करने के लिए फिर जो G1 आया उसको R से गुणा कर दूंगा, तो G1 आ गया मेरे पास 2 और R आ गया 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। फिर G3 ज्ञात करना है, तो G3 के लिए फिर G2 को फिर R से गुणा कर दूंगा, तो G2 आ गया 1 और R आ गया 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। 3 आ गए। और अब चौथा निकालोगे तो फिर वापस ये 1/4 ही आ जाएगा। देख लो, चाहे 1/2 को 1/2 से गुणा किया तो 1/4, तो 3 ही मिलेंगे, आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। जितना पूछेगा ना उतना ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसके आप क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें जो जीपी की है वो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा, गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्मों की बात करते हैं। तो पहला गुणधर्म देखो, जैसे मान लो A1 A2 A3 AN, ये अपने पास एक जीपी है। आगे बेटा अपन चलते हैं जीपी की प्रॉपर्टीज पर, गुणोत्तर श्रेणी की के गुणधर्म क्या क्या है। गुणधर्म आपको बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये याद होंगे तो क्वेश्चंस आप बहुत डायरेक्ट कर सकते हो, उसका रिजल्ट डायरेक्ट बता सकते हो। तो कोई भी जैसे A1 A2 A3 AN, ये एक जीपी है, कोई भी गुणोत्तर श्रेणी आपको देती जिसका रेशियो R है, और आपको कह दे कि किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करवाऊं मैं प्रत्येक पद को, प्रत्येक टर्म को मैं k से मल्टीप्लाई करवा दूं। k नॉन जीरो वैल्यू है, यहाँ पर k जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो मैं किसी नॉन जीरो रियल नंबर k से मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं, अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा करवा दूं, तो जो नई सीरीज बनेगी ये सबको k से गुणा करवा दिया, तो ये भी एक जीपी होगी, और रेशियो उतना ही रहेगा जितना पहले था, इसके रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ऐसी एक जीपी दे दे आपको A1 A2 A3 AN तक, उसका रेशियो R दे दे, और आपको किसी कांस्टेंट k से डिवाइड करवाए, वही जीरो को छोड़कर, कुछ भी हो सकता है k, सभी पदों को मैं k से डिवाइड करवाऊं तो भी जीपी प्राप्त होगी। यानी किसी सेम राशि से मैं सभी पदों को गुणा करवाऊंगा, डिवाइड करवाऊंगा, तो आप कर सकते हो, जीपी जीपी रहेगी, और रेशियो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सार अनुपात उतना ही रहेगा जितना पहले था।
तीसरी प्रॉपर्टी, जैसे वही एक जीपी दे रखी है आपको A1 A2 A3 AN तक और उसका रेशियो R दे रखा है और आपको कहे कि उसका व्युत्क्रम ले लिया जाए। व्युत्क्रम यानी A1 का व्युत्क्रम 1/A1, A2 का 1/A2, A3 का 1/A3, इस प्रकार से AN का 1/AN, पूरे का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया जाए, तो वो भी एक जीपी रहती है, यानी जीपी में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन उसका जो रेशियो है वो पहले R था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा, मतलब R भी उसका व्युत्क्रम बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी देखो बेटा, A1 A2 A3 AN एक जीपी है और जीपी के बाद में क्या दिया है, तब यदि मैं सबके ऊपर सेम पावर लगा दूं या स्क्वायर कर दूं सबका, या सभी पदों का मैं क्यूब कर दूं, ऑल टर्म्स का मैं कोई भी पावर के कर दूं, तो जो नई सीरीज बनेगी, जो नई सीक्वेंस बनेगी वो जीपी ही रहेगी। यानी पहले भी जीपी थी और सब पे पावर सेम लगाओगे तो भी जीपी ही रहेगी, लेकिन उसका रेशियो पहले R था, लेकिन अब है वो R की पावर K बन जाएगा, मतलब रेशियो के ऊपर भी उतनी पावर लग जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, जैसे A1 A2 A3 इस प्रकार से AN तक, ये एक जीपी है, क्या है, जीपी, और इसके अंदर आपको ये कह दे कि भाई, कहेगा नहीं, मतलब ये प्रॉपर्टी होगी कि प्रारंभ से और अंत से जो पदों का क्या होगा, गुणनफल होगा। यानी A1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं AN से, पहले को और लास्ट से समान अंतराल पे, जैसे पहला लिया तो लास्ट ले लो, पहले से दूसरा लिया A2 तो लास्ट से दूसरा ले लो AN-1, इन दोनों का गुणनफल ये बराबर होगा। ऐसे ही शुरू से तीसरा पद लिया तो लास्ट से भी तीसरा पद AN-2 हो जाएगा। तो प्रारंभ और अंत से, यानी स्टार्टिंग और लास्ट से सेम डिफरेंस पर जो टर्म्स लेंगे उनका गुणनफल हमेशा इक्वल प्राप्त होता है। जैसे एपी के अंदर भी बताया था कि शुरू का और लास्ट का वहां योगफल समान होता था, यहाँ पर गुणनफल समान होता है। दूसरी बात कि जैसे ये जीपी दी हुई है, अगली प्रॉपर्टी, और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि समान अंतराल पर लिया गया अनुक्रम भी जीपी होगा, मतलब सेम डिफरेंस के ऊपर लिए गए टर्म्स से जो सीक्वेंस बनेगी वो जीपी बनेगी। मतलब सेम डिफरेंस का मतलब ये हो गया, जैसे एक छोड़कर एक पद ले लिया मैं, जैसे A1 ले लूँ, फिर A3 ले लूँ डायरेक्ट, फिर आगे A5 ले लूँ, ऐसे चलते चलते फिर AN-1 तक आएगा, यहाँ पहला ले लिया तो AN-1 तक या फिर जो भी आएगा आ जाएगा। तो ये जो बनेगी ये भी एक जीपी बनेगी, ध्यान रखना, ये भी एक क्या बनेगी, और इसका मान लो रेशियो R है, तो इन दोनों का रेशियो R है, इन दोनों का भी R है, तो एक छोड़कर करोगे तो इन दोनों का कितना हो जाएगा बेटा, R, और R कितना हो गया, बिल्कुल भाई, इसका डिफरेंस करोगे तो इसमें R का डिफरेंस, इसमें R का डिफरेंस, तो इन दोनों में R स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, ये आप देख लेना, इसमें R स्क्वायर का आएगा, या दो एक छोड़ रहे हो तो R स्क्वायर का, दो छोड़ रहे हो तो फिर दो का मतलब A1 के बाद में A4 आएगा तो R क्यूब का आ जाएगा। इस प्रकार से वो रेशियो बनता जाएगा, वो तो अपन डिवाइड करके देख लेंगे। फिर अगली प्रॉपर्टी है कि यदि A1 A2 A3 AN जीपी के अंदर है तो इनका जो सभी टर्म्स का लॉगरिथम होगा, log A1 log A2 log A3 log AN, ये हमेशा AP में होता है। ये याद रखने वाली बात है कि जीपी कोई सीरीज है, सीक्वेंस है, उसके सभी टर्म्स का log ले लिया जाए तो वो हमेशा AP में होता है, या ये AP में है तो ये GP में होगा। इसका रिवर्स भी वही बात है, दोनों तरफ से अपन यूज ले सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि कोई GP आपके पास है और उसमें टर्म्स है n टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी है n, और आपको प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म A दे दे और लास्ट टर्म L दे दे, अंतिम पद L दे दे, और आपको कहे कि सभी पदों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, सभी पदों का प्रोडक्ट पूछे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो A इंटू एल की पावर n/2, या ये कह सकता हूं कि L को मैं लास्ट भी कर सकता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि by2 का मतलब A L का रूट पावर n कर दूंगा, ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखो बेटा, नवी प्रॉपर्टी है आपकी कि A1 A2 A3 ये AN तक GP है, गुणोत्तर श्रेणी है।
तब और एस एन इसका योगफल है। योगफल का फॉर्मूला सभी जानते हो निकालना, ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तो कब था, जब आर वन से बड़ा हो और छोटा हो तो वन माइनस आर की पावर एन हो जाता था। तब आपको दो दो पदों के गुणनफल का योगफल पूछ ले, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, तो दो यानी a1 a2 का गुणनफल प्लस a3 a4 का गुणनफल, ऐसे ही an माइनस वन an के गुणनफल का योग पूछ लिया जाए। दो दो पद लेकर उनका सम कर लिया जाए, दो दो टर्म्स के प्रोडक्ट का सम पूछ ले, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, r अपॉन r प्लस वन एस एन इंटू एस एन माइनस वन, यानी n पदों, r तो रेशियो हो जाएगा, एस एन n पदों का योगफल और एस एन माइनस वन n माइनस वन पदों का योगफल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस प्रकार से आ जाए, ए की पावर x1 ए की पावर x2 ए की पावर x3 ए की पावर xn, ये जीपी में दे दे, मतलब सबके बेस सेम है, आधार सबके समान है, पावर अलग अलग दिखाई देगी आपको, और वो जीपी में है यदि, तब कंफर्म है कि जो ये x1 x2 x3 xn ये होंगे ना, ये एपी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी वो आपको अच्छे से तैयार करनी है, और तैयार करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये तब तक तैयार हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।